The next question is, सर तैयारी करते समय डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शंस, देखिए डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं एंड इट्स पहली चीज क्या है कि बचने से पहले हमें एडमिट करना होगा कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ। तो अगर आप एडमिट कर रहे हो तो आपको आपने प्रॉब्लम देख ली, डायग्नोज कर ली कि लाइक आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। फिर आपको देखना है कि आप किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अब एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फ्रेंकली बता रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि मैं लाइब्रेरी में, मैं जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। अब मुझे पता लग रहा है कि मुझे यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मैंने अपनी जो ओरिएंटेशन है लाइब्रेरी में जहां मैं बैठता था, तो मैंने बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट ले ली थी। इस तरफ भी दीवार है, मतलब दोनों तरफ दीवार थे, मैं कहीं देख नहीं सकता। तो आपको देखना है कि अगर आपकी डिस्ट्रक्शन है वो आपके गोल से आपको अफेक्ट कर रही है, तो उसके सोर्स को आप कट कर दीजिए कि वो आ कहाँ से रही है। अगर ये लग रहा है कि हाँ तो दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, तो पार्टी से सोर्स मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं। मैं अपने आप को, मैं नाइट शिफ्ट करूंगा, वो जो सोर्स है सोर्स कट हो जाए। तो डिस्ट्रक्शन के लिए अगर सोर्स, क्या सोर्स क्या है, उस सोर्स को बस आप डील करिए। So the next question is, what are the mistakes that should be avoided during the preparation of CAPF? मिस्टेक सबसे पहला मैं बोलूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि टेन है, जो क्वेश्चन पेपर है, टफनेस लेवल है, इट इज इक्विवेलेंट टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो प्रीलिम्स है वो एज टफ एज जो उसका सीएससी का है वैसा है। तो इसमें आप पहले चीज लाइटली मत लीजिएगा पेपर को। पेपर वन एंड पेपर टू में इज सब्जेक्टिव। तो आपको यू हैव टू राइट 4 एसेज, आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं, ग्रामर्स। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा कि अब मेरा ग्रामर वीक है तो आई हैव टू एडमिट कि ओके आई एम नॉट गुड एट ग्रामर, सो मैं रेन एंड मार्टिन पढ़ूंगा, मैं अपने को सुधारूंगा। सेकंड चीज आ जाता है फिजिकल पे। फिजिकल मैंने भी बहुत लाइटली लिया था, मुझे लगा हो जाएगा। एंड मैं इतना ओवरवेट था, मेरे को 30 kg रिड्यूस करना था। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज हो गया था कि लाइक 50 डेज में मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे भागना है। मैं चेक कर रहा था, मैं भाग भी नहीं पा रहा था। तो अपने आप को फिजिकली फिट रखना भी बहुत जरूरी है। सीएपीएफ में भी, सीएससी में भी अगर आप फिजिकली फिट है तो आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखेगा। थर्ड थिंग इज दैट कि इंटरव्यू, जो मैंने बताया कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप डेली लाइक कॉलेज में हो तो कॉलेज के जो भी इवेंट्स हैं आप उसको देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी बनाएगी जो आपको लास्ट जो स्टेज है वो इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। तो ये चीज से आई होप कि मतलब आपको ध्यान रखनी चाहिए सीएपीएफ की तैयारी में। So the next question is, कोई बैकअप प्लान भी बनाना चाहिए? बैकअप प्लान एब्सोल्युटली यस। बट देखिए अगर आप स्टार्ट 21 की एज में कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप 1-2 साल अच्छे से, अगर आप सिविल सर्विस देना चाह रहे हैं या कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हो, अच्छे से दीजिए। 1-2 अटेम्प्ट दीजिए। जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरा अब नहीं हो रहा है, फिर वो आपको लग जाना चाहिए कि ओके नाउ इज द राइट टाइम, आई हैव टू डिसाइड फॉर अ बैकअप प्लान। एंड बैकअप प्लान वैसा हो कि वो आपको हेल्प करे आपके गोल को अचीव करने के लिए। सो बैकअप प्लान ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है क्योंकि आपको लगता है कि हाँ मैंने जो मेरा बैकअप प्लान है वो भी मैंने कंपटीशन या वो भी मैंने फाइट करके लिया है। एंड आपको एक वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट बना देता है, कॉन्फिडेंस दे देता है। और आपको लगता है कि हाँ देयर इज समथिंग, मतलब जिसके ऊपर मतलब लास्ट में मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ तो वो रहेगा। तो बैकअप प्लान इज एब्सोल्युटली यस। So the next question is, which qualities or values a civil servant aspirant should have to become a civil servant? देखिए सबसे पहला जो सिविल सर्वेंट की बात है, तो फर्स्ट इज सिविल वन, वी हैव टू बी सिविलाइज्ड। हमें जो वैल्यू की बात करो, क्योंकि हम जिस सर्विस में आ रहे हैं ना उसमें हमें लोगों की सेवा करनी है। सेकंड इज सर्वेंट, लाइक ए सेट की जो सर्वेंट है तो वी आर हियर टू सर्व। तो जो ये वाली जो वैल्यूज हैं, कंपैशन हो गया, आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया कि आप देख रहे हो कि अगर आपके पास कोई हेल्प मांगने आ रहा है तो आपके अंदर वो एक कंपैशन आना चाहिए, लव आना चाहिए, केयरिंग आना चाहिए कि हाँ आई हैव टू डू समथिंग फॉर दैट पर्सन। इसके साथ ही साथ आपको परसिस्टेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट हो गया या कोई मतलब G20 आ गया एंड मेरे को लग रहा है कि हाँ ये प्रोग्राम, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा।
बट मेरे को उस पर लगे रहना है कि मैं उसको कैसे अच्छा बना सकूं। सेम चीज हमारे अंदर ही है कि मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो उस कमी पे आई हैव टू बी परसिस्टेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो डेडिकेशन हार्ड वर्क है, इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो बोलते हैं कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, आपको हार्ड वर्किंग रहना ही रहना है। सिविल सर्विस इज वेरी डिमांडिंग एंड एज एन एस्पिरेंट हमें बहुत हार्ड वर्किंग तो रहना ही रहना है, एट द सेम टाइम स्मार्ट भी रहना है। क्योंकि आजकल का जो इस हिसाब से ट्रेंड बन रहा है, हार्ड वर्क इज नॉट इनफ, आपको थोड़ा सा स्मार्ट भी होना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अब मैं पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, एटलस पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अब मैंने अपने एक नोट्स ऐसे बना लिया कि जिसमें 2 पेज में मेरे सब कवर्ड है। और साथ ही साथ अब दूसरा चीज है कि मैं हार्ड वर्क करके मैंने पूरे 100 पेज के नोट्स बनाए हुए एटलस के, तो वो काफी नहीं है, मतलब वो काम आएगा भी नहीं। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस भी अपने अंदर लानी है। तो ये जो वैल्यू है आपके अंदर, कंपैशन हो गया, स्मार्टनेस हो गया, सिविलाइज्ड आपको रहना है, आपके अंदर एटीट्यूड, फॉल्स एटीट्यूड नहीं लानी है, फॉल्स ईगो नहीं लानी है। आपको थोड़ी सी सफलता मिल जाए और आप सोचो कि नहीं, यू हैव डन, मतलब यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, यू आर सुपर पावर, नहीं। आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, ये रियलाइज करना है कि आपको लोगों ने सपोर्ट किया है। अगर मैं कुछ भी बना हूं तो मेरे को सोसाइटी ने, मेरे को उसने हेल्प किया मेरे को बिल्ड करने के लिए, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड आई एम सर्वेंट टू माय सोसाइटी। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यूज आपको हेल्प करेंगी। So, the next question is, we are densely surrounded by so many recommendation of book list, notes, etc. from different sources that that what we should pursue. But please clarify what are the things that we should skip to save time as well as efforts. क्वेश्चन तो मेरे को भी रियलाइज मैंने स्टार्टिंग ही बुक्स से कर दी है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बुक्स मेरे हिसाब से सभी को पता है। देखिए, इसमें क्या है, आप 100 लोगों के पास जाएंगे, 100 लोग अलग अलग बताएंगे कि ये करो वो करो ये करो, नहीं। हम सभी एजुकेटेड हैं, पढ़ाई की है हमने भी। आपको जो बुक की बात है ना, आप सबसे पहले सिलेबस देखिए एंड पेपर देखिए, पास्ट पेपर कैसे आ रहे हैं, तो आपको ट्रेंड पता लगेगा। एंड जो टॉपर्स जो भी बताते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि ये चीजें उनके लिए वर्क कर रहा है। तो 100 जगह जाना ही नहीं है, इस दुकान उस दुकान, एन नंबर ऑफ, यू विल गेट एन नंबर ऑफ सोर्सेस, एन नंबर ऑफ सोर्सेस में जाना ही नहीं है। मैंने अगर मान लीजिए कि मैंने अगर पॉलिटी ली है, तो पॉलिटी में आई विल स्टिक टू एनसीईआरटी एंड आई विल स्टिक टू लक्ष्मीकांत और डेली न्यूज़पेपर। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। पेपर अगर टफ, मतलब कहीं बाहर से भी पूछा, तो उसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू क्रिप कि ये कहाँ से आ गया। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब एक क्वेश्चन के लिए रेफर वन बुक कंटेनिंग 1000 पेज, तो इट इज नॉट वर्थ इट ऑल। सो अपने सोर्स को लिमिटेड रखना है, एंड जो करेक्ट सोर्स है, करेक्ट सोर्स आपकी एनसीईआरटी है, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे मैंने अभी बता दिया, लक्ष्मीकांत हो गई, आपकी स्पेक्ट्रम हो गई, साथ ही साथ न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर जो पेपर आप जो सॉल्व कर ही रहे हो। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतनी दिक्कत आपको रिवीजन में होगी। आपकी सोर्स जितने आप मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में यू विल रियलाइज, मैंने अपने जो मेरा जो आई थिंक सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था, मेरे साथ यही दिक्कत हुई थी कि लास्ट में मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया था। तो मैंने अपने सोर्स को मतलब वो काफी लिमिटेड कर रखा था। The next question is, sir, is there anything like what is the minimum span of time in which we can prepare and crack the exam? मैंने जब स्टार्ट की थी, मेरे को लगा था कि मैं 8 महीने में निकाल दूंगा। आई वाज सो कॉन्फिडेंट। मेरे मतलब पापा कह रहे थे कि बेटे कम से कम 1 डेढ़ साल लगेगा। तो मैंने किसी टॉपर्स का देखा, एंड लाइक आई केम टू नो कि ही क्वालिफाइड इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 8 मंथ्स। तो इसमें कोई मतलब मेरे को बहुत टाइम लग गया। तो इसमें देर इज नो कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि इतने टाइम में निकल जाए, कितने टाइम में नहीं निकलेगा। एक सर्टेन टाइम होता है प्रिपरेशन में, जो मेरे को लगता है 1 से 1.5 साल आपको अच्छे से आइडियल प्रिपरेशन के लिए लगता है। एग्जाम का जो प्रोसेस होता है वो 1 से 1.5 साल आपका लग जाता है। तो 2.5 साल का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका लगता है एग्जामिनेशन प्रोसेस का पूरा, along with starting with your preparation till the coming of final result. तो मिनिमम इज 2.5 years. एट द सेम टाइम आपकी सबकी जर्नी अलग है। वी नेवर, आई थिंक 1 ओके, हाँ। तो जो मिनिमम टाइम है वो आप, मिनिमम टाइम इज 2.5 years, जो मेरे को लगता है आइडियल है। एंड जो मैक्सिमम है वो
डिपेंड्स कि आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एग्जिट कर देना चाहिए या मेरे को और तैयारी करना चाहिए, मैं कितना लंबा खींच सकता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम की कोई लिमिट नहीं है टिल यू exhaust your attempts or exhaust your age limit. Sir, the next question is how to remove the fear of answer writing. इसका कोई भी फियर होता है, सबसे बेस्ट चीज होता है कि फेस इट। मेरे को भी बहुत बेकार लगता था स्टार्टिंग में आंसर लिखना। तो इसका फियर को आप कैसे डील कर सकते हो ना, आप छोटे छोटा लाइक एक पेज लिख लो। एक हफ्ता मेरे को ये डिसाइड किया है कि मैं एक पेज लिखूंगा, GS1 GS2 GS3 GS4। एक पेज, अगर एक पेज भी नहीं तो आधा पेज। धीरे धीरे आप एक्सटेंड करोगे ना, तो आप ये रियलाइज करोगे कि कुछ महीनों बाद कि मैं तो एक तो पूरा पेपर ही लिख पा रहा हूँ। तो जो फियर है, तो इस फियर को आपको फेस करना है। अगर क्वालिफाई करना है, आपको पता है कि हाँ एक जो ऑब्स्टेकल आ रहा है वो मेरा फियर ऑफ है आंसर राइटिंग का, तो उस फियर को धीरे 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 आपको कट ऑफ करना है। और वो कट ऑफ आप स्टेप बाय स्टेप से आप कर सकते हो, जैसे धीरे धीरे अपनी इंक्रीज करिए आंसर राइटिंग। Sir, the next question is what suggestions would you like to give to Hindi medium aspirants, like what should be their approach as compared to English medium aspirants in answer writing, or any other special advice you would like to give them? सबसे पहला जो हिंदी मीडियम में एस्पिरेंट्स होते हैं, मेरे अभी एक बैचमेट भी हैं एंड इस साल काफी टॉपर्स भी आए हैं। तो पहले चीज क्या है, हमें अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मेरा हिंदी मीडियम है एंड मैं कैसे फेस करूंगा, इट इज टफ एंड दैट एंड सो ऑन। तो आपको सबसे पहले अंडर कॉन्फिडेंट होना ही नहीं है। एक चीज जो मेरे को, एक और चीज जो वैल्यू की बात करें तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है। तो बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट होना नहीं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। सेकंड चीज ये है कि मतलब हिंदी मीडियम में एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि मेरी खुद इंग्लिश मीडियम थी। मेरा बैचमेट है, तो अगर मतलब आई थिंक दीपक अगर मेरे को मतलब मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ अपने फ्रेंड से जिसका हिंदी मीडियम था, तो मेरे को इसके बारे में भी, हिंदी मीडियम के प्रिपरेशन के बारे में ज्यादा आइडिया तो नहीं है। बस मैं एक चीज यही बोलूंगा कि आप अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा कि आपका हिंदी मीडियम है। हर साल निकालते हैं बच्चे हिंदी मीडियम से, इस साल भी निकाला है, अगले साल भी निकालेंगे। बस सही डायरेक्शन में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट। Sir, the next question is how to maintain resilience during the whole process. रेजिलियंस, मैं क्या करता था कि मैंने कोई स्पोर्ट्स पकड़ ली थी। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ और मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरा लाइक आई एम नॉट स्कोरिंग गुड इन मॉक, और मेरे को आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं कोई स्पोर्ट्स के फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन या जिम हो गया, तो उसमें क्या होता था, जो गुस्सा था ना मैं उसको वेंट आउट कर देता था। तो जो वो जब वेंट आउट करते थे, जो नेगेटिव एनर्जी वो चली जाती थी, एंड फिर जो रेजिलेंस लेवल है वो बढ़ता था कि यस कोई नहीं, नेक्स्ट डे आई विल इंप्रूव, नेक्स्ट डे आई विल इंप्रूव। तो इट इज ऑल अबाउट योर विल पावर। आप जितना ज्यादा अपने विल पावर को ट्रेन करोगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आप उतने ज्यादा रेजिलियंट बनते जाओगे। एक चीज और भी आपको ये याद रखना है कि हम एग्जाम दे रहे हैं, जो भगवत गीता में कही गई है निष्काम कर्म के बारे में, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड। तो ये चीज को अगर आप समझ लोगे कि मेरे लिए मतलब इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, तो ऑटोमेटिकली आप रेजिलियंट हो की तैयारी करोगे, आप रेजिलियंट बन जाओगे। Sir, the next question is how many months earlier we should focus on our physical before exam? I think this question is for CAPF. So see, अगर आप बेसिक रनिंग कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो 1 month इज मोर देन इनफ जस्ट बिफोर योर फिजिकल। एंड अगर आप ओवरवेट हो, लाइक आई वाज 30-35 kg ओवरवेट, तो इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 months, क्योंकि फिजिकल में भी लाइक 60% एलिमिनेशन होता है एंड स्पेशली इन लॉन्ग जंप। सो फिजिकली अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ी सी आपकी एथलीट बॉडी है, तो आप 1 महीने पहले भी हल्का सा ट्राई करोगे, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। बट अगर आप इफ यू आर ओबीस और इफ यू आर नॉट गुड एट फिजिकल, आप 2-3 महीना का, मिनिमम 3 months का टाइम दीजिए अपने आप को, ट्रेन करिए, स्लिम होइए एंड प्रैक्टिस करिए, एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द फिजिकल्स। Sir, the next question is how to approach questions which end with words like educate, elaborate, explanate, enumerate, discuss, etc. ये इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन
क्योंकि जो ये कीवर्ड्स हैं ये एक आंसर को बदल देते हैं। अब मान लीजिए इलस्ट्रेट बोला हुआ है और क्रिटिकली एग्जामिन बोला हुआ है, मेरा आंसर बदल जाएगा। तो इस वर्ड को सबसे पहला आपको जो भी आपकी स्टडी टेबल है या आपके नोट्स हैं उसमें इस वर्ड्स की डेफिनेशन ये आप मेरे हिसाब से हर प्लेटफॉर्म मतलब यूपीएससी के प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। तो उसमें आप डाल दीजिए। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है कि एग्जामिन करप्शन इज इनहेरेंट इन आवर ब्यूरोक्रेटिक और इन आवर सिस्टम एग्जामिन, तो अब एग्जामिन में मुझे बस ना उसका देखना है कि करप्शन हाँ कहाँ कहाँ फैला हुआ है, थोड़ा सा फैक्ट्स में दूंगा एंड मैं वे फॉरवर्ड लिखूंगा। But if question is same and they question asked critically examined, so I have to be very critical. At the same time, I have to be I have to be constructively critical. मेरे को उनमें एक पॉजिटिव आउटलुक भी देना है। एग्जामिनेशन तो मैं कर ही रहा हूँ, मुझे उसका नेगेटिव भी बताना है कि क्यों प्रॉब्लम है, कि हमारे जो जैसे मान लीजिए कि इनहेरेंटली जो हमारी सोसाइटी है वो प्रमोट कर रही है, ग्लोरीफाई कर रही है करप्शन को, तो मैं क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा हूँ। तो आपका आंसर वैसे ही बदल जाएगा। तो उसके आप डेफिनेशंस हैं, 8-9 टर्म्स है, इलस्ट्रेट, डिस्कस, तो उसके आप डेफिनेशंस डाल मतलब अपने नोट्स में लिख लीजिए। जब भी आप फेस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि आपको कैसे आंसर करना है। Sir, the next question is, what are the criteria that we should consider or focus on while choosing an optional subject different from our domain subject in graduation time? इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट कम्स इज इंटरेस्ट। अगर इफ यू हैव इंटरेस्ट इन एंथ्रोपोलॉजी और इफ यू हैव इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, what you have to what you can do is that you can take one book, one very small book, and even in that book you can take like 2 to 3 chapters, just read it and see the questions from that topic which is being or which has been asked in that optional paper. And if you are getting like आपको लग रहा है कि आप और मतलब इसमें घुसते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं सिलेबस में देख रहा हूँ कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो आप डिसाइड कर सकते हो। बट आपको सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आपके पास सोर्सेस हैं कि नहीं है। अब मैंने मैथिली लिटरेचर लिया, मेरा फ्रेंड का मैथिली लिटरेचर था, ही क्वालिफाइड, ही इज आल्सो इनटू सर्विसेज, तो उसका ये था, दिक्कत यही थी कि सोर्सेस नहीं मिलते थे। तो आपको देखना है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपको सोर्स मार्केट में मिल जा रहे कि नहीं मिल जा रहे, आपको कोचिंग चाहिए तो कोचिंग के लिए वो अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। थर्ड थिंग इज दैट कि आपको ये भी देखना है कि आप इसको कैसे अपने मतलब जीएस से अलाइंड है कि नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट करता है। मेरा हिस्ट्री का एक ये भी था, मेरा आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिस्ट्री, बट एट द सेम टाइम मेरे को प्रीलिम्स में कंफर्टेबली हर बार क्रैक करने में मेरे ऑप्शनल ने बहुत हेल्प किया है। तो ये क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। Sir, the next question is, how to tackle disputed topics in interview as well as in exams, like Godse, Kerala story, etc. जो इंटरव्यू है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं नॉर्मली दे अवॉइड और वो पूछते नहीं है जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बट नेवरदलेस अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप कंफर्टेबली आप व्हाटएवर बी योर ओपिनियन, लाइक आर्टिकल 370 है, सो आपने अपनी पॉइंट रखी, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट, फॉर एग्जांपल कि सर मतलब इट वाज अ लॉन्ग डिमांड बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि हम इसमें और भी देयर कैन बी मेनी रिफॉर्म्स इनटू इट। तो आपने एक बैलेंस्ड ओपिनियन लेके आप खिसक गए। तो बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज दैट अगर अनफॉर्चुनेटली आप फेस करो, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, आप साइड से एक बैलेंस रिव्यू देके निकल जाओ कि सर मतलब मान लीजिए कि केरला स्टोरी है, सर दिस इज रियली अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड एंड आई थिंक वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल एंड हमें अपनी एजेंसीज को भी अलर्ट करना है। एट द सेम टाइम सर हमें मतलब इसमें और भी देखना है कि इट शुड नॉट बी लाइक वी शुड नॉट be undemocratic while dealing with stories that happened in Kerala. And sir, I think, और जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो बोल देना कि sir I have to look more means or I have to learn more about that particular topic so that I can answer. तो आप खिसक सकते हो। Thank you so much, sir, for answering the questions patiently and giving us your precious time today. At the end, I would like to invite Siddharth for vote of thanks. Am I audible? Yes, you are audible. For
this opportunity. Good evening, everyone. It had been such an honor to be part of this wonderful event. On behalf of Dadichi, the Competitive Society of Rajdhani College, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Avinash Singh Sir, for accepting our invitation and taking time out of his busy schedule to grace us with his presence. It was great pleasure to have you today, sir. His experience and knowledge in this field has enlightened us today. Avinash Singh sir's profound insights and guidance point have certainly provided us with a fresh perspective on this significant journey of the field. Now, I would like to thank to Principal Professor Rajesh Giri sir and convener of our society, Dr. Barun Kumar Mishra sir, for supporting us to organize and also more such informative events in the future. I would also like to express my gratitude to our own team of organizers who worked tirelessly behind whose hard work and dedication have contributed significantly, which ensured the success of this webinar. Last not but the least, I would like to thank all our attendees for your active participation in this webinar and making this event a grand success. Hope you found this webinar informative and useful, and we look forward to see you at our future events. Till then, stay tuned to the DC. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, everyone, for joining us today.